अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा है। भले ही हमारे किताबों से उसे धीरे धीरे मिटाया जा रहा है, मगर ये हकीकत है कि मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन जितना फिजिकली था उतना ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअली था। अंडमान के सेलुलर जेल से लेकर रास्ते के पेड़ों पे फांसी की शक्ल में हमारे स्कॉलर्स ने अपने पेन से और अपने तलवार से अंग्रेजों का बखूबी मुकाबला किया है। आज मैं आपको हमारे स्कॉलर्स का इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन का एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगा और फिर मैं ये बताऊंगा कि इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए आज हमें क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी तरह का कोई कैंपेन स्टार्ट करना चाहते हो, कोई मिशन शुरू करना चाहते हो, ऐसा कैंपेन जो पूरे सोसाइटी के अंदर एक इम्पैक्ट डाल दे, जो आपके कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचा दे, आप उसका रोड मैप बनाते हुए ये डिसाइड करते हो कि हमारे इस मिशन का, इस कैंपेन का स्लोगन क्या होगा। फिर आप एक ऐसा स्लोगन तैयार करते हो जो स्लोगन इटसेल्फ आपके पूरे कॉन्सेप्ट को जाहिर कर दे, आपके दिल की मंशा को सबके सामने लेके आ जाए सिर्फ 2-3 अल्फाज में। और ये वो स्लोगन हो जो हर किसी के जबान पे चढ़ जाए, और ये वो स्लोगन होना चाहिए जिससे लोगों के अंदर में मोरल हाई हो जाए, जुनून और जोश आ जाए। एग्जाम्पल से ना बात अच्छी समझ में आती है। 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, तो उस टाइम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। ये वो नारा था जो हिंदुस्तानी फौजियों के मोरल को हाई कर दिया था। उसी तरीके से आपने सुना होगा रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए कुछ कैंपेन, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक स्लोगन है जो लगभग हर कोई इससे वाकिफ है। और ये सब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं करती है बल्कि कंपनीज भी करती है। जैसे कि आपने सुना होगा हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ये नारा, ये कैंपेन चलाया था एयरटेल ने। और ये तो आपने सबने सुना होगा दाग अच्छे हैं, जो सर्फ एक्सेल का नारा है। अब मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ना ये बात समझाना चाहता हूँ कि जब आप किसी मिशन में, किसी कैंपेन में, चाहे आप गवर्नमेंटल बॉडी हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप कंपनी हो, आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप स्लोगन से शुरुआत करते हैं। अब हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ा अगर कुछ हुआ था तो वो हमारे देश की आजादी थी। और आजादी की लड़ाई के वक्त में बहुत सारे कैंपेन चले थे, बहुत सारे नारे लगे थे। आज मैं उनमें से कुछ नारों की बात करना चाहूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि वो नारे शुरू किसने किए थे। आपने बहुत मारूफ नारा सुना होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आपको पता है इस स्लोगन को कोट करने वाले थे मुंबई के रहने वाले यूसुफ मेहर अली साहब, जिन्होंने साइमन गो बैक का नारा भी लगाया था। आपने अंग्रेजों भारत छोड़ो और साइमन गो बैक तो सुना है, लेकिन यूसुफ मेहर अली का नाम नहीं सुना। और आपने नाम नहीं सुना होगा मौलाना हसरत मोहानी का, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, जो हमारे क्रांतिकारियों के जबान में था, हमारे क्रांतिकारियों के जोश और जज्बे को पूरे उरूज तक पहुंचा देती थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आपने सारे जहां से अच्छा तो बहुत गुनगुनाया होगा, ये भी लिखने वाले थे अल्लामा इकबाल। और आज के डेट में सारे मिलिट्री सर्विसेज में जो सल्यूटिंग वर्ड होता है, जो टर्म इस्तेमाल होता है, वो होता है जय हिंद। आपको पता है ये टर्म वैसे तो 1907 में कॉइन किया गया था, लेकिन वो डेड हो गई थी। इसको रीस्टार्ट, रीबिल्ड, आइडेंटिफिकेशन दिया गया था आजाद हिंद फौज के स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल करके 1940 में। और इसका सजेशन देने वाले भी थे आबिद हसन सफानी। आपको हैरानी हो रही होगी कि जितने भी टर्म्स आपने सुने हुए हैं, ये सारे के सारे को कॉइन करने वाले सारे मुसलमान ही थे। और आपको पता है आजादी की लड़ाई के लिए जो मेजर मूवमेंट्स थे, खिलाफत आंदोलन और द सिल्क मूवमेंट, इन सबको इनिशिएट करने वाले दारुल उलूम देवबंद के उलेमा इकराम थे। और 1857 का जो सिपाही विद्रोह है, जिसको भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे पहला विद्रोह माना जाता है, इसको इनिशिएट करने वाले मेजर मुसलमान थे। आपने फैजाबाद के अहमदुल्ला शाह का नाम सुना होगा, अवध और लखनऊ में लीड करने वाली बेगम हजरत अली महल का नाम सुना होगा। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने 1857 की म्यूटिनी को स्पार्क किया था। अच्छा, इन सारे की सारी बातों को करने के बाद मैं आखिर बताना क्या चाहता हूँ, हाँ, हमें फख्र है कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आज आज़ादी के 7 दशक के बाद हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि मुसलमानों का बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑल्दो हमारी तादाद बहुत कम थी, लेकिन हमारा पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन क्या आज से 7 दशक के बाद जब आपके और मेरे जैसा कोई शख्स बैठा हुआ होगा और बात कर रहा होगा, क्या वो फख्र कर सकेगा कि 2020 और 30 के ज़माने में जो लोग थे, इन लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए, ऐसे ऐसे अचीवमेंट किए हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, वो उनकी कंट्रीब्यूशन है कि आज हमें फ़ख्र होता है। क्या हम ऐसा मौका देंगे हमारे आने वाले जनरेशन के हम पे फ़ख्र करे, ऐसा हम कुछ कर रहे हैं? आप कहेंगे कि देश तो आज़ाद हो गया, अब हमें क्या करना है?
देश आज़ाद हो गया है अंग्रेजों से, लेकिन आज़ाद नहीं हुआ है गरीबी और भुखमरी से। हमारा देश अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है छोटी सोच से। कास्टिज्म और रिलीजन के नाम पे जो लड़ाइयाँ हम लड़ते हैं, ऐसी सोच से हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था वो आज भी हो रहा है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज भी हमारी सोच ऐसी है कि एक नेता के एक इशारे के ऊपर हम अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी को खत्म करने को तैयार हो जाते हैं। आज हम किसी भड़कीले बयान देने वालों के बयान को सुन सुन के अपने पड़ोसी के ऊपर हाथ उठाने को तैयार हो जाते हैं, उनके ऊपर जुल्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही और गलत का अंदाजा लगाने के लिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करने के बजाय हम दूसरों के दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम आज़ाद नहीं हुए हैं वेस्टर्न डिपेंडेंसी से। पहले वो हम पे राज करते थे पॉलिटिकली, लेकिन आज उनकी टेक्नोलॉजी हमको ड्राइव करती है। इन अंग्रेजों ने हमें पॉलिटिकली तो छोड़ दिया है, लेकिन इनकी खसलत और इनकी आदतें और इनकी प्रायोरिटी हमारी जिंदगी से नहीं गई है। आज भी हम इंग्लिश को ही लिटरेसी का पैमाना मानते हैं। आज अगर आप एविएशन फील्ड में जाएंगे, आप अगर मेडिकल फील्ड में जाएंगे जहाँ पे मशीनरीज की और हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, वहाँ पे आप देखेंगे कि अक्सर चीजें बाहर से इंपोर्ट होती हैं। अगरचे विदेशों में भी बनाने वाला और उसमें दिमाग लगाने वाला हमारे इंडियन ही होता है, लेकिन वही चीज हम उनसे खरीद रहे होते हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो गोया हम कहीं है ही नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो उन्हीं का काम है और उसके बाद वो हमें बेचते हैं। हम सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गए हैं उनके। आज हम टेक्नोलॉजी से लेकर लिटरेचर तक और साइकोलॉजी से लेकर मोरल साइंस तक आज भी हम उनके गुलाम हैं। इस गुलामी से हमें बाहर निकलने की जरूरत है, और इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए आपकी और मेरे जैसे लोगों को आज के डेट में काम करने की जरूरत है, ताकि आज से 70 साल के बाद कोई हम पे फख्र कर सके, जैसा कि आज हम फख्र करते हैं कि देश को आज़ाद करने में हमारे मुजाहिदीन ने कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी हैं। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक एक नई टेक्नोलॉजी आती है जो लोगों के लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, चाहे वो मेडिकल के फील्ड का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के फील्ड का हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात हो। हर जगह स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। आप अपने चॉइस के हिसाब से फील्ड को उठाइए और उसमें मेहनत कीजिए, चाहे वो एनर्जी एंड सस्टेबिलिटी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, एजुकेशन एंड एडटेक से लेकर फाइनेंस एंड फिनटेक तक, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री से लेकर ह्यूमन ऑगमेंटेशन तक। हर जगह स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हर जगह मेहनत करने की जरूरत है, हर जगह एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिससे आप उम्मत के लिए, आप लोगों के लिए, आप अपने पड़ोसी के लिए, आप अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। ये सारा मैदान खाली पड़ा है, खुला पड़ा हुआ है, बस मेहनत करने वाले की जरूरत है। क्या आप और मैं ऐसा कुछ कर रहे हैं जो देश की तरक्की के लिए, देश के अपलिफ्टमेंट के लिए हो, हमारे हम वतन भाइयों के लिए? क्या हम कुछ ऐसा चेंजेस ला रहे हैं, या फिर बस अपनी जिंदगी को जिए जा रहे और ख़त्म किए जा रहे हैं? इतिहास के पन्नों को पलट पलट के अपने इतिहास में फख्र करते करते बहुत साल हमने गुजार दिया। अब वक्त है कि अपने कमर को सीधा करें और अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी में इनकलाब लाएं। आज एक ऐसे इनकलाब की जरूरत है कि हम अपने हमवतन लोगों की भी मदद करें, और इस मदद को करते हुए हम अपने दीन पे जो गैरों ने दाग लगाई है उस दाग को हम पोंछ सके। आज मुसलमानों का नाम लेते ही ऑपरेशर्स के तौर पे देखा जाता है। वो लोग जो औरतों पे जुल्म करते हैं, ये वो लोग हैं जो एजुकेशन के फील्ड में सबसे नीचे हैं, ये वो लोग हैं जो अक्सर जेल में पाए जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ टेररिज्म का लेबल लगा हुआ है। गैरों को हम कितना दोष दें, क्यों ना हम अपने गिरबान में झांके और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। एक बेहतर इंसान कि जिस दिन हम मरे तो हमारा पड़ोसी जो शायद मुसलमान नहीं है उसको भी आंखों में आंसू आ जाए। चलिए हम अपने अखलाक को अच्छे बनाएं, हम अपने अमाल को अच्छे बनाएं, और हम अज़्म करें कि हम अपने कंट्रीब्यूशन से दीन की दावत लोगों तक पहुंचाएं। चलिए इस रिपब्लिक डे में एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम माइंडसेट को डेवलप करें और इस बात का अज़्म करें, हम लोगों में इत्तेहाद के लिए एक कोशिश और करें और पीस इन यूनिटी के नारा को बुलंद करें कि बेशक इत्तेहाद में ही अमन है। अगर हम हमारे मुल्क में अमन चाहते हैं तो हमें इत्तेहाद की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और #PeaceInUnity को खूब आगे चलाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।